नमस्कार दोस्तों, रोहित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ है उसी श्रृंखला में ये एक लेक्चर है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी, जो 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसा होगा जो नया क्वेश्चन होगा, जो आपको नोट्स में ऐड करने होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको पता होगा। व्हाट आई विल आस्क यू is to consider these lectures as a value addition course or a new information which you need to add। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन लिया गया है जो बीपीएससी में सीधा टकराए। एक तरह से काइंड ऑफ अ गेसवर्क टाइप का क्वेश्चन है और बिल्कुल टकराएगा। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है पर इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है कि द पोर्ट ऑफ ओडिशा इज इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज, ऐसे भी दिमाग लगाया करो कि अगर पोर्ट ऑफ ओडिशा आपके नॉलेज में नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है, रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा होगा, वहां पर ब्लैक सी है, दुनिया भर का पोर्ट होगा, तो इस तरह से भी हिट किया करिए, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के हिट करना है अगर नहीं भी पता रहे तो। देखिए, क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो रसिया जो पहला मेजर सिटी को ऑक्युपाई करता है वो है खेरसॉन। पहला जो यूक्रेनियन मेजर सिटी को ऑक्युपाई करता है वो है खेरसॉन। जो लार्ज स्केल इन्वेजन रसिया स्टार्ट करता है, कि मतलब बहुत लार्ज स्केल पे, मतलब फुल फ्लेज अटैक करता है, वो हो गया 24 फरवरी 2022 को लार्ज स्केल अटैक करता है। ये जो पोर्ट है, जो पोर्ट ऑफ ओडिशा है, ये यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है। वन ऑफ द ब्लैक सी। ब्लैक सी का वन ऑफ द बड़ा पोर्ट है, यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है। और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस पर रसिया कब्जा चाहता है और आंशिक रूप से कब्जा पा भी लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस पोर्ट इज ऑफ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इस पोर्ट के बगल में आप देखेंगे तो इस पोर्ट का कनेक्टिविटी रेलवे से है। तो अगर रूस इस पर कब्जा कर लिया कंप्लीटली तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्गो आसान हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि इसके 2 पोर्ट सैटेलाइट पोर्ट है। सैटेलाइट पोर्ट मतलब जैसे हम लोग नहीं बोलते कि अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो मतलब सैटेलाइट पोर्ट मतलब सैटेलाइट सिटी होता है, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद। तो उस तरह से ये जो दोनों पोर्ट हैं ये इसके सैटेलाइट पोर्ट हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, एंड दे ओपन इनटू द ब्लैक सी। अब हुआ कि ब्लैक सी, जो मुझे लगता है कि बहुत जो पूछ सकता है कि ब्लैक सी में कौन कौन देश है, क्या है, तो ब्लैक सी का आप कोड याद रखिएगा। इसका कोड है गुरबुट। G4 जॉर्जिया, U4 यूक्रेन, R4 रूस, R4 रूस, BU4 बुल्गारिया, T4 तुर्की। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक R मतलब क्या हुआ, रोमानिया हुआ कि रसिया हुआ कि क्या हुआ, आप ये चीज़ बताइएगा। ऐसे छोड़िए, बताइएगा कि स्टार्ट R से होगा, एंड A से होगा, बीच में भर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हु इज ऑफन कॉल्ड एज जननायक इन बिहार। ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि पूछ लेगा। हमने ऑप्शन इस तरह से सेट किया है कि आपको इसमें कुछ नहीं मिले और हम बता दें आपको। जयप्रकाश नारायण को आप क्या कहते हैं? इनको लोकनायक बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके नाम पर पटना का एयरपोर्ट है। राजेंद्र बाबू को क्या बोलते हैं? जेंटलमैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स बोलते हैं। इनको आजाद शत्रु भी कहा जाता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। अनुग्रह बाबू को क्या कहा जाता है? बिहार के पहले डिप्टी सीएम हैं। इनको बिहार विभूति कहा जाता है। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन इन्हीं के नाम पर है। पटना में एक कॉलेज है जो कि प्रतिष्ठित कॉलेज है, A.N. सिन्हा कॉलेज और अनुग्रह नारायण कॉलेज। श्री कृष्ण बाबू को क्या बोलते हैं? बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं और इनको बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी इनको कहा जाता है। और कहाँ से ये चुनाव जीतते थे? अनुग्रह बाबू जीतते थे औरंगाबाद और नवीनगर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये चुनाव जीतते थे मुंगेर में, हवेली खड़गपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से चुनाव जीतते थे। तो फिर किसको कहा जाता है जननायक, पीपल लीडर? उस बड़ा आदमी का नाम है गरीबों का ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आप देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के नेता हैं। किस समुदाय से हैं? नाई समुदाय से हैं। इसलिए ओबीसी के भी इनको एक बड़ा के नेता के रूप में देखा जाता है और ये रिजर्वेशंस के लिए बहुत मुखर आवाज बनकर उभरते हैं। अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, देखिए, जो पहला नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बनते हैं, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम है, पिछला वीडियो में हमने आपको बता रखा है, वो हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया बाबू पहले नॉन कांग्रेसी सीएम बन जाएंगे। जब पहले नॉन कांग्रेसी सीएम बनेंगे तो इनके जो डिप्टी इनके सीएम बनेंगे, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर।
किस पार्टी से बनेंगे महामाया बाबू? महामाया बाबू बनेंगे जनक्रांति दल से। जो जनक्रांति दल है, ये कामाख्या बाबू जो नेता जो राजा थे उन्हीं का पार्टी है जनक्रांति दल, और पहले नॉन कांग्रेस सीएम के रूप में महामाया प्रसाद सिन्हा बन जाएंगे। सबसे कम अवधि के लिए सतीश प्रसाद सिंह बनेंगे। सारा वीडियो बताया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 20 मिनट में हमको खत्म भी करना होगा। महामाया बाबू बनेंगे। बाद में आप देखेंगे कि 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। किस गांव के हैं? इनके गांव का नाम है पितौजिया। ठीक लिखे हैं ना, पितौजिया समस्तीपुर में है। इतने अच्छे नेता हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो गांव है जहां से चुनाव जीतते हैं, यह राजपूत बहुल्य है पर नाई समुदाय के हैं। कहने का मतलब है कि किसी जात के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, जब 1977 में, अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो बैन किया गया, जो दारू बैन है, जो शराबबंदी है बिहार में, कब से बैन किया गया? शराबबंदी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 5, 2016। नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर ऐसा क्यों? जब इफेक्ट में आया 5 अप्रैल को, तो 26 नवंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा साहसिक कदम उठाया और 26 नवंबर 2015 को कहे कि हम दारूबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे। और शराबबंदी, देखिए, हम, मेरा निजी मानना है, मानते हैं कि लॉस ऑफ एक्सचेकर है, पर एक अच्छा कदम है, पर अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। तो इसके दोनों व्यू पॉइंट हैं। 26 नवंबर 2015 को बंद करते हैं और बिहार में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर जो ये इंस्पिरेशन कहां से मुख्यमंत्री जी को मिलता है? ये इंस्पिरेशन कर्पूरी ठाकुर जी से मिलता है, क्योंकि पहली बार जो दारूबंदी हुआ वो कर्पूरी ठाकुर जी के समय, जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो 1977 में दारूबंदी करते हैं। वो अलग बात है कि ये दारूबंदी 1 साल से कम समय में इनको हटाना पड़ता है। तो अगर पूछ दे कि इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हुम, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो ये यहां तक रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग। अच्छा, बिहार में जो शराबबंदी है वो किस एक्ट के तहत है? वो है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत दारूबंदी है बिहार में, शराबबंदी है बिहार में। ये क्वेश्चन दोस्त इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इसको आप मार लीजिए स्टार कम है, एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। आचार्य चंदना जी एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर इज विरायतन। ये गजब की मतलब संत हैं। आचार्य चंदना जी हैं कहाँ की? महाराष्ट्र की। जीवन कहाँ बिताई हैं? बिहार में। किस धर्म से हैं? जैनिज्म धर्म से हैं। जैनिज्म का जो सबसे पवित्र स्थल कौन है? पावापुरी। पावापुरी में क्या है आपको पता है? भगवान महावीर समाधि लेते हैं कि क्या लेते हैं? थोड़ा सा अपने कुछ गूगल किया करिए। कहाँ पर है पावापुरी? राजगीर। जिला कहाँ? नालंदा। तो आचार्य चंदना जी को अभी 2022 में आचार्य चंदना जी को, और ये जो इंस्टीट्यूट है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तरह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है दोस्त बिहार का, ये चलाते थे शैबाल गुप्ता। शैबाल गुप्ता बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री और नीतीश जी के बड़े करीबी आदमी रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट को चलाते थे। इट इज़ नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट इज़ अ थिंक टैंक। ठीक है, और जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो पहली बार आता है तो उसमें शैबाल गुप्ता जी का बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। तो शैबाल गुप्ता जी और आचार्य चंदना जी को 2022 में 2 आदमी को पद्मश्री मिलता है। इनको तो किस चीज़ फील्ड में मिल रहा है? इनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विरायटन, ये किस चीज़ के लिए यार? नेत्रहीन लोगों के लिए। मतलब हम आपको क्या कहें, मतलब ये अमृत है। मतलब ये संस्था जीवन दान उनको प्रदान करता है, नेत्रहीन लोगों के लिए काम करती हैं। जैनिज्म धर्म से हैं, राजगीर में है। और जो विरायटन ऑर्गेनाइजेशन केवल बिहार में नहीं है, 10 देश में फैला हुआ है, अनगिनत स्टेट में फैला हुआ है। तो आचार्य चंदना जी की कर्मभूमि बिहार है और आचार्य चंदना जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये ऑर्गेनाइजेशन है। तैयार रहिए, क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन इतना खूबसूरत है कि आपको ये सब क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसलिए आप तैयार थोड़ा सा रहा करिए। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन हुआ है, डिलिमिटेशन मतलब आप समझते हैं ना कि जो बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना है। जब चुनाव होना है, आर्टिकल 370 को हटाया तो जम्मू में कितना होगा, कश्मीर में कितना होगा क्षेत्र,
जैसे अपना बिहार में एक बेल्ट होता है, मिथिला बेल्ट, सीमांचल बेल्ट, मगध बेल्ट, पटना बेल्ट, तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने विधायक या कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जज के अंदर एक कमेटी बनती है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन। किसके अंदर बना है? रंजना प्रकाश देसाई के अंदर बना है। एकदम क्वेश्चन पूछेगा, तैयार रहिएगा। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी चेयरमैन बनी है रंजना प्रकाश देसाई जी। अगर आप रंजना प्रकाश देसाई जी को देखेंगे तो पहले अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है, 83 से 90 कर दिया गया है, सीट की संख्या को बढ़ा दी गई है। बट देयर वाज सो मच ऑफ द ह्यू एंड क्राई अबाउट दिस। व्हाई? क्योंकि आपको पता है कि एक है जम्मू और एक है कश्मीर। कश्मीर मुस्लिम बहुल्य है और जम्मू में आप देखिएगा कि राजपूतों का दबदबा है, सिख लोग का दबदबा है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या कर दी गई है 43 और जो कश्मीर में है उसको 47 कर दिया गया है। तो कहने का मतलब कि मोटा मोटी बराबर कर दिया गया था, पहले बहुत डिफरेंस था। तो अगर मानते हैं कि देखो जम्मू में हमेशा भाजपा चुनाव जीतेगी और कश्मीर में हमेशा वो तो पीडीपी सीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जीतता है, तो कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म यह है कि जान से रंजना प्रकाश देसाई जी को इस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है कि जिसमें जम्मू की सीटें को बढ़ाई गई हैं। हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम लोग ये दोनों चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, गीता मित्तल जो हैं ये भी न्यूज़ में रही हैं। गीता मित्तल जो है ना, एक जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसको रन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी थी। इनको रिकमेंड करती है कि टीटी फेडरेशन को आप रन करिएगा, वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार चल रहा था। और एक ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल करके है, ठीक है, कि क्या आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कैसे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अभी इनको सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है ना, ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का टीवी पे क्या ब्रॉडकास्ट वगैरह होगा उसका भी अध्यक्ष इनको बनाया गया है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एमएलए, ये सब इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना कि मतलब आपको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। टोटल नंबर ऑफ द एमएलसी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन बिहार, बहुत लोग इसको गलत कर देगा, पर इसका करेक्ट आंसर दोस्त है 1/12 द टोटल स्ट्रेंथ। नहीं, सॉरी, ये 1/12 कैसे हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अब देखो इसको हम निकाल लेंगे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज करके हम इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये पता नहीं क्या होगा, इसका आंसर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना। देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हो गया? 1 1 2, लघुत्तम ले लो, हम ऐसे याद रखें भाई, हम याद नहीं हो पाया है। तो 1 1 2 3/3 मतलब हो गया 1। देखिए 1/3 जो है एमएलसी जो नॉमिनेट होंगे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेंगे, जितने विधायक लोग हैं वही चुन के सेकेंड हाउस में भेजेंगे। जो नेक्स्ट 1/3 लोग हैं इनका चुनाव लोकल बॉडीज से होगा। लोकल बॉडीज मतलब मुखिया करेगा, पंचायत समिति करता, देखते हैं ना दुनिया भर का सबको पैसा देता है, 5-5 लाख 4-4 लाख रुपया देके इन लोग को जीतता है, तो इन लोग का वोट करता है। ये जो 1/3 है ना, इसको आप तोड़िए, 1/12 प्लस 1/12 तो कितना हो गया? 2/12, 1/6 तो प्लस 1/6 है ना। तो 1/12 ग्रेजुएट लोग वोट करता है और एमएलसी चुनता है। 1/12 ये लोग आपको टीचर लोग वोट करेगा और चुनेगा। तो 1/12 1/12 दोनों जो जोड़िएगा तो 1/6 हो गया। ये क्यों ऐसा रखा गया है सिस्टम को? 1/12 ग्रेजुएट और टीचर को साथ में क्लब करके कहा गया कि आप लोग 1/6 आदमी को भेजिएगा। और ये जो 1/6 लोग हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर साहब नियुक्त इनको करेंगे और गवर्नर साहब ही इसको नियुक्त करते हैं। तो उसका 1/6 होगा, 1/12 आप उसको हटा दीजिएगा। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है। इसमें गवर्नर जो है किसी फील्ड का महारथी आदमी है। मानते हैं कि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, अगर कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट का महारथी आदमी है और अगर सोचते हैं गवर्नर साहब कि इसको भेजना चाहिए तो उसको आदमी को भेजा जा सकता है और उसको एकदम जाना चाहिए। तो इस तरह से सिस्टम को किया गया है। कोई अगर आर्ट का महारथी आदमी है तो उसको भेज दीजिए। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम को रखा गया है। सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज, अब आप इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द कितना होगा। आप ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं इसको कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द कितना होगा, 33 होगा कि 34 होगा, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। 7th रायसीना डायलॉग जो है वो कहाँ पर होता है? 7th रायसीना डायलॉग दिल्ली में हो रहा है। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्त उसके बाद, ठीक है। चलिए
मेन बात है कि वो सब बंद करके रखे हैं। तो 7th रायसीना डायलॉग जो है 25 से 27 अप्रैल को हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा ये संग्रीला जो डायलॉग होता है ना, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ये किसके साथ बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलके ये आपका चलता है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग नाम किस पर है? तो आपको पता है कि रायसीना हिल्स होता है। अगर आप दिल्ली में आएंगे तो पॉश एरिया है रायसीना हिल्स, उसी के नाम पर रखा गया है कि रायसीना डायलॉग। यहाँ पर देश के विभिन्न अर्थशास्त्री, डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं आते हैं और डिस्कस करते हैं। इस बार चीफ गेस्ट कौन रहा है? यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। इनको यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन हैं और इनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। 25 से 27 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, 15 मिनट हो गया है। राखीगढ़ी साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई अमरिंदर नाथ। अमरिंदर नाथ को राखीगढ़ी साइट क्यों न्यूज़ में है? राखीगढ़ी साइट, राखीगढ़ी साइट इसलिए न्यूज़ में है कि राखीगढ़ी साइट कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पे 5000 ईयर ओल्ड का अभी जो खुदाई हुआ है तो वहाँ पर पाया गया है कि यहाँ पे तो ज्वेलरी का फैक्ट्री था, यहाँ पर तो ज्वेलरी का फैक्ट्री था। तो कहने का मतलब है 5000 साल पुराना ज्वेलरी का फैक्ट्री मिला है। राखीगढ़ी साइट इज इन न्यूज़। राखीगढ़ी साइट के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बता रखे हैं। ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द डायनेमिक मैप टू ट्रैक द ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप? अपना प्यारा बिहार। आप उम्मीद नहीं किए होंगे, पर याद रखिएगा अगर आप जमीन संबंधित कुछ आपको जानकारी है तो जमीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि एक ये जमीन है, ये आदमी नालायक आदमी क्या करेगा कि 10 आदमी को, इस आपको एक्स को भी बेच दिया और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये जमीन वाई को भी बेच दिया। अब एक्स और वाई दोनों से पैसा ले लिया और ये मामला चला जाएगा कोर्ट में। तो ये तो बहुत दिक्कत होती थी। तो जमीन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है म्यूटेशन का। लोग बोलता है कि जमीन के म्यूटेशन करा लिए भाई, तो म्यूटेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आपको कराना पड़ता है। पर बिहार सरकार क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर बना लिया है। अगर एक्स आदमी ने लैम्डा आदमी से जमीन खरीदा तो इस आदमी को जमीन के साइट पर जाना है, वहीं पर फोटो खिंचवाना है। उस इंटरनेट साइट पर इस आदमी का ऑनरशिप टाइटल वगैरह सब अवेलेबल रहेगा। ये आदमी जाएगा जमीन पर, साइट पर खिंचवाएगा। एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से होता है, मतलब रियल टाइम में डेटा अपलोड हो जाएगा। और रियल टाइम में जब डेटा अपलोड हो जाएगा तो फिर ये आदमी जो नालायक आदमी लैम्डा जो है, जो वाई को बेचना चाहता है, वो नहीं बेच सकता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लैंड को आप डिजिटाइज कर देंगे। जितने लैंड को है उसको डिजिटाइज किया जा चुका है बिहार में, और बिहार पहला राज्य हो जाएगा जहां पर इस तरह से जमीन से हम लोग को जो एक आदमी 50 आदमी को फरेब से मुक्ति मिल जाएगा। तो ये बहुत ही साहसिक कदम है, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है माननीय मुख्यमंत्री का। और इस तरह से हम लोग बिहार एक लैंपलाइट के रूप में हम लोग काम करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया गया है। जो भी जमीन बेचेगा रियल टाइम में डेटा अपलोड हो जाएगा और इस तरह से म्यूटेशन वगैरह का झंझट खत्म कर दिया गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है कि जो ब्लैक फुट डिजीज है किसमें होता है, क्या होता है। ब्लैक फुट डिजीज वाला मामला क्या है दोस्त? तो ब्लैक फुट डिजीज का जो मामला है वो आर्सेनिक के साथ होता है। ब्लैक फुट डिजीज सबसे ज़्यादा नेचुरली रूप में पानी में कहाँ पाया जाता है? इस रोग से हम फोटो नहीं डाले यार, मन खराब हो जाता है ना। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्लैक फुट डिजीज का प्रॉब्लम है। मरकरी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा, मरकरी पोल्यूशन से। नाइट्रेट से क्या होता है? नाइट्रेट में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। इसको मिथेनोग्लोबिलेमिया भी बोलते हैं और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। जब आप देखेंगे ना कोई आदमी का गला आप चुप करेगा तो पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रेट का जो कंटामिनेशन में होता है उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑक्सीजन वाला मामला है, ऑक्सीजन कम होता है, इसको मिथेनोग्लोबिलेमिया भी बोलते हैं। कैडमियम से कौन सा रोग होता है दोस्त? कैडमियम के पोल्यूशन से इसको आप कहते हैं इटाई रोग को ही कहते हैं आउच। समझ में आया? अगर मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कोई लड़की से थोड़ा सा टच कर जाओगे तो बोलेगी आउच, है ना। नहीं टच करो, है ना। और भाई हम लोग वायरस थोड़ी है, गलती से आदमी टच कर जाता है